मैदे का अल्सर या कैंसर, जख्म, आंतों का अल्सर वगैरह पर दर्द के दौरान उल्टियाँ आ सकती होती हैं। किसी को भी अगर पेट दर्द अक्सर रहता है तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीकली व्लॉग इस इस्लामिक डॉक्टर मतलूब अहमद चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर वाफियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हफ्ता के एंड पर या जुम्मतुल मुबारक को किसी न किसी मदद पर बात करता हूँ, और ये भी आपको मालूम है कि इस वक्त स्टमक के हवाले से मुख्तलिफ व्लॉग बनाए जा रहे हैं या स्टमक के हवाले से बात की जा रही है। तो आज स्टमक और अब्डोमेन अल्सर के हवाले से बात की जाएगी। मैदे का अल्सर या कैंसर, जख्म, आंतों का अल्सर वगैरह पर सहर से गुफ्तगू करने का इरादा है। वैसे ये व्लॉग अल्सर के हवाले से ही तरतीब दिया जा रहा है, लेकिन अल्सर की ही बिगड़ी हुई शक्ल कई बार कैंसर में तब्दील हो जाता है, तो इस पर ही बात करते हैं। जब खुराक की नाली की म्यूकस तय यानी म्यूकस लेयर को नुकसान पहुंचता है तो इसको अल्सर कहते हैं। ये अल्सर मैदा, स्टमक, डोडिनम के ऊपरी हिस्से या बाज़ औक़ात एसोफेगस के निचले हिस्से में होता है। शदीद हालत में तेज़ाबियत और पेप्सिन एंजाइम की वजह से ग़िज़ाई नाली मैदा में छोटे छोटे सुराख या ज़ख्म हो जाते हैं, लेकिन बाज़ डॉक्टर हजरात की राय है कि तेज़ाबियत से मैदे की दीवार में ज़ख्म पैदा नहीं हो सकता जब तक कि मैदा की दीवारों में किसी किस्म की खराबी पैदा ना हो जाए। मिसाल के तौर पर यह देखा गया है कि एक सेहतमंद शख्स में मैदा के पट्टे तेज़ाबी मादों से बिल्कुल महफूज रहते हैं, लेकिन मौत वाक़ हो जाने के बाद ये पट्टे तेज़ाबी मादों से महफूज नहीं रहते। यानी अगर बच्चा बड़ा तेज़ाब, प्योर तेज़ाब भी पी ले, उसकी ख़ास मिकदार तक मैदा उसको बर्दाश्त कर जाया करता है, लेकिन अगर डेड बॉडी का कोई पट्टा निकाल कर तेज़ाब में डाला जाए तो वो फ़ौरन ही कह लें तहलील हो जाएगा या वो ख़राब हो जाता है, गल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी वजह से मैदा में मौजूद खुलियों को ऑक्सीजन की तरसील कम हो जाए तो वो मरने लगते हैं। इन मुर्दा खुलियों पर मैदे के तेज़ाब का हमला हो जाने से छोटा सा ज़ख्म बन जाया करता है, जो कि बाद में कैंसर का सबब भी बन सकता होता है, या कई ज़ख्म बन जाते होते हैं, छोटे छोटे कई ज़ख्म बन जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मैदे के खुलियों को ऑक्सीजन क्यों कर कम हो जाती है, तो इसकी माकूल वजह मैदे में मौजूद खून की नालियों का सिकुड़ना होता है। ये खून की नालियाँ उस वक्त सिकुड़ती हैं जब दिमाग से पैगाम रसानी में गड़बड़ होती है। पैगाम रसानी की गड़बड़ ज़हनी दबाव, परेशानी, टेंशन, एंजाइटी का शाखसाना हुआ करती है। इसलिए तो कहा जाता है कि परेशान और उलझे हुए लोग मैदे के अल्सर कैंसर और डोडिनम के अल्सर कैंसर के ज़्यादा शिकार होते हैं। होम्योपैथिक तरीका इलाज में इसलिए दिमागी अलामत को फोकियत हासिल है, क्योंकि तमाम अमराज की इब्तदा दिमाग से ही होती है। यही फ़िलासफ़ी ऑफ होम्योपैथी है। कुछ सादा वजूहात और भी हैं जिनसे मैदा या अंतड़ियों का अल्सर या कैंसर हो जाया करता है या हो सकता है, जैसे कि एलोपैथिक अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, दांतों के अमराज की वजह से, गले के अमराज की वजह से, चोट वगैरह से अल्सर या कैंसर हो जाया करता है। जैसे मैंने अभी पहले बताया कि गलती से तेज़ाब वगैरह पी लेने से या बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल, कुश्ते वगैरह भी आपके मैदे को ख़राब कर सकते होते हैं। अल्सर और कैंसर में क्या अलामात सामने आया करती हैं? मैदे पर शदीद दर्द हुआ करता है। पेट के पट्टे अकड़ जाने से शदीद दर्द के दौरान उल्टियाँ आ सकती होती हैं। खाने में खून आ सकता होता है, वज़न कम होना शुरू हो जाता है। आमतौर पर अल्सर के मरीज़ को दर्द खाली मैदा हुआ करता है। यानी सबसे बड़ी बात, किसी भी पेशेंट का अगर बिला वजह वज़न कम होना शुरू हो जाए तो समझ लें कि वो किसी बड़ी मर्ज़ में मुब्तला है, क्योंकि अल्सर कैंसर में भी वज़न कम होना शुरू हो जाता है। कुछ डॉक्टर हज़रात के नज़दीक दूध अच्छा होता है, वो 3 से 5 किलो दूध रोज़ाना पीने का बताते हैं, जबकि बाज़ डॉक्टर हज़रात की राय है कि मैदा के अल्सर में दूध नुकसानदेह होता है, क्योंकि दूध हज़म करने के लिए मैदा से बड़ी मिकदार में तेज़ाब और दूसरे मादे खारिज होते हैं, जिनसे मैदे की तेज़ाबियत कम होने की बजाय ज़्यादा हो जाती है। यहाँ मैं अपनी राय ज़रूर दूंगा कि दर्द की शिद्दत में आपको 2-4 घूंट दूध ले लेना चाहिए होता है। मैदे के अल्सर और कैंसर वगैरह के दर्द में दूध बहुत ही आला पेन किलर के तौर पर काम करता है। उसकी तेज़ाबियत और उसकी जलन को फ़ौरन ही कंट्रोल करने में मदद फ्राहम करता है। अब आते हैं होम्योपैथिक तरीका इलाज में, हम इसको किन अद्वियात से शिफा याबी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो अल्सर की आम अद्वियात जो फर्स्ट ग्रेड में पाई जाती हैं, उनमें बहुत ही मशहूर अद्वियात में से हाइड्रेटस, आर्सेनिकम, कालीबाइक्रोम, कालीसाइनाइटम, लाइकोपोडियम, फास्फोरस, एस्टर नाइट्रिकम, क्रूटेलस, अर्जेंटम नाइट्रिकम, एट्रोपिनम, जरीनियम मैकुलेटम, मरकार और लेथियनम, करियाजोड। अल्सर के दर्द के लिए और कैंसर के दर्द के लिए आमतौर पर कांडोरांगो क्यू गर्म पानी में 20 कतरे देने से आमतौर पर किसी भी तरह का मैदे का दर्द को अफाका हो जाता है या आराम आ जाता है। मेरा मामूल ये है कि कांडोरांगो क्यू या 3X मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, और इस ही में दर्द की नौइयत के हवाले से बर्बरस वेलगैरस, कांडोरांगो क्यू, चेलिडोनियम और कार्डस ये बारी बारी 3X में देता हूँ, या कई बार शुरू प्रैक्टिस में तो मैं ये 2-3 क्यू मिलाकर भी गर्म पानी में दे दिया करता था, तो उससे फ़ौरन ही अफाका हो जाया करता है। तो इसलिए मैं आम व्यूअर के लिए ये कहूँगा कि किसी को भी अगर पेट दर्द अक्सर रहता है तो वो कांडोरांगो क्यू घर में ज़रूर रखें। रात बरात कभी भी किसी भी वक्त अगर पेट में दर्द यानी मैदे में ख़ास तौर पर दर्द हो तो कांडोरांगो क्यू बहुत ही अलग काम करता है। साथ ब्रायूनिया और बेलाडोनम भी देते रहते हैं कि ब्रायूनिया के सिम्टम अगर वो कहे कि मुझे प्यास ज़्यादा है,
حرکت سے اس کو یعنی تکلیف زیادہ ہو تو برایونیا دیا کرتے ہیں، اگر درد اپ ڈاؤن ہونے والا ہو تو بیلاڈونا دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر اس کو لیٹنے میں سکون ہو تو ڈائسکوریا بہت ہی اعلیٰ دوائی ہوتی ہے۔ اگر بہت زیادہ گیس ٹربل کی وجہ ہو تو روبینیا بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔ اسی طرح اس میں کولوسنتھ اور میگنیشیا فاس وغیرہ بھی بہت ہی اعلیٰ کام کیا کرتی ہیں، خاص طور پر اس درد میں جو آگے کو جھکنے سے سکون ہوتا ہو۔ اسکیل کا، نکسومیکا، فاسفورس بھی بہت ہی بہترین کام کرنے والی ادویات ہیں۔ اگر درد چبندار ہو تو نائٹرک ایسڈ اور مرک سال ہی دوائی بہت ہی بہترین ہوتی ہیں، ان سے ہی اکثر اوقات مریض شفا یابی کی تمام منزلیں طے کر لیتا ہے۔ میرا معمول اس میں یہ ہے کہ ایسڈ نائٹریکم اور آرسینکم سے میں اکثر السر اور کینسر کا تو میں نہیں کہہ سکتا، کینسر کے حوالے سے یعنی معدے کے کینسر کا پیشنٹ میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن مجھے کبھی یقین ہے کہ اگر یہ آرسینکم اور نائٹرک ایسڈ استعمال کروائی جائے تو ہر طرح کا انفیکشن، معدے کا السر، کینسر وغیرہ اس سے ٹھیک ہو سکتا ہوتا ہے۔ میرا معمول یہی ہے کہ ایسڈ نائٹریکم ان لوگوں کی کہہ لیں کہ یہ پہچان ہوتا ہے کہ جن کے منہ میں انفیکشن ہوتی ہے، منہ میں دانے، داغ دھبے سے اندرونی طور پر جلن، برننگ ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ منہ آ گیا ہے، منہ میں یعنی انفیکشن ہو گئی ہے، مسوڑوں پر انفیکشن ہو گئی ہے، تو ایسڈ نائٹریکم اور مرک سال میں سے کوئی ایک، اس میں دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ نائٹرک ایسڈ کا مریض تھوڑا سا بلیکش ہوتا ہے اور مرک سال کا مریض تھوڑا سا خوبصورت ہوتا ہے، اور ساتھ ہی آرسینکم 30 میں آپ یوز کروائیں، نائٹرک ایسڈ 200 میں روزانہ ایک خوراک اور آرسینکم 30 میں صبح دوپہر شام آپ دیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی طرح کا السر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر بہت سارے مریض کہتے ہیں کہ جی نہیں مجھے تو ہوا بہت بن جاتی ہے، تو ایسے مریضوں کے لیے بہترین دوائی ارجنٹم نائٹریکم ہوتی ہے۔ ارجنٹم نائٹریکم السر کی ایک کہہ لیں کہ جیسے گولڈن کوئی دوائی کہا جا سکتا ہے، تو ارجنٹم نائٹریکم کو السر کے حوالے سے ہومیوپیتھک کی گولڈن دوائی کہنا غلط نہ ہوگا۔ ایسا السر جس میں مریض کا پیٹ پھولا رہے، ہوا سے ڈھول بنا رہے، ڈکاریں اور ہوا کا خراج ہوتا رہے یا رک جائے تو اس سے بہت زیادہ تکلیفات ہوتی ہیں، تو ارجنٹم نائٹریکم ایسے معاملات کی بہت ہی اعلیٰ دوائی ہوتی ہے۔ چوبندار دردوں میں جیسے میں نے بتایا ہے کہ نائٹرک ایسڈ، مرک سال، جلندار دردیں ہوں تو ٹسٹاکس اور آرسینکم بہت ہی اعلیٰ دوائی ہوتی ہے۔ پیٹ کی دیواروں کا کینسر ہو تو لوبیلیا بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے۔ معدے کا کینسر، آرسینکم، کونڈورانگو اور ہیڈریٹس بسمتھ بہت ہی اعلیٰ دوائی ہیں۔ اس میں فاسفورس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آرسینکم جیسے پہلے بتایا کہ آرسینکم ان معاملات کی بہت ہی اعلیٰ دوائی ہے، اور کونڈورانگو اس میں بتایا جاتا ہے کہ اگر پیتھولوجیکلی تبدیلی ابھی نہیں آئی ہے تو کونڈورانگو کیو 3x 4x 5x 6x تک آپ یوز کریں گے۔ اگر پیتھولوجیکلی تبدیلی آ کر ادھر رسولیاں اور گلٹیاں اور گانٹھیں سی بن گئی ہیں تو پھر آپ کونڈورانگو 30 میں استعمال کریں گے۔ خون کی الٹی اگر ساتھ آئے تو بہترین دوائی کروٹیلس ہوتی ہے۔ تازہ خون کی اگر الٹی آئے گی تو عام طور پر ملی فولیم ایپیکاک بہت ہی اعلیٰ دوائی ہوتی ہے۔ ایپیکاک کی جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ نازیہ یعنی متلی بہت ہوا کرتی ہے، تو یہ مختصر سی ادویات جو بتائی گئی ہیں وہ السر کینسر کے حوالے سے بہت ہی اعلیٰ کام کرنے والی ادویات ہیں۔ تو بات کر رہے تھے معدہ کے السر کینسر پر۔ والسلام۔